हेलो दोस्तों, अशोका इसमें आपका स्वागत है। हम लोगों ने जो है एक ऐलान किया था कि हम लोग डेली जो है न्यूज़पेपर की डेली न्यूज़ जो है लेकर के आएँगे। तो हिंदी माध्यम वालों के लिए इसलिए भी ये ज़रूरी है क्योंकि कई बार हिंदी माध्यम के छात्र ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ से हम न्यूज़ नोट करें, ये कौन-सी कोचिंग का मटेरियल पढ़ लें। तो ये सब संशय बना रहता है। तो इसलिए हम लोग जो है ये न्यूज़ सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं डेली न्यूज़। तो ये 1 सितंबर से यानी आज से डेली आएगी आपको प्रतिदिन और शाम को 6, 7 या 8 के बीच में आपको डेली ये प्रोवाइड हो जाएगी। तो आप इसको देख कर के अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं और अपने जो जीएस के पेपर हैं, उनमें ये न्यूज़ कहाँ पर जो है हमको अप्लाई करना है, उसको भी हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है? तो आज से हम लोग जो है शुरू कर रहे हैं और ये ना समझिएगा कि 1 सितंबर के पहले की न्यूज़ आएगी नहीं। अगर मान लो आप 2026 का प्री देने जा रहे हो या भाई प्री के बाद ही मेंस होगा। ठीक है? तो मेंस अगर जो है लिखना है, तो 1 सितंबर से लेकर के अगले 30 अगस्त तक मतलब हमको जो है 2026 में जब हम मेंस देंगे, तो मेंस में हमारा वही 21 अगस्त से मेंस शुरू होगा, तो 1 साल का करंट अफ़ेयर आपके पास रहना ही चाहिए मिनिमम। और जो 24 मई को पेपर होना है, 24 मई 2026 को, तो उसके लिए थोड़ा-सा आप धैर्य रखेंगे, तो हम लोग जो है पीछे की जो न्यूज़ आपकी सितंबर से पहले की जो न्यूज़ है, वो जो छूट गई है, यानी मान लीजिए मई, जून और जुलाई और अगस्त ये 4 महीनों का जो है मैं एक सीरीज़ लेकर के आपको पूरा न्यूज़ करा दूँगा, तो आप परेशान ना होइएगा। और बहुत सारी ऐसी न्यूज़ होती है जो रिपीट होती हैं, तो वो सारी न्यूज़ यहाँ पे कवर हो जाएँगी, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आज से अपना जो है नोट्स या आज से इस सीरीज़ को देखना शुरू कीजिए, तो आपको जो है जो आगे की जो चीज़ें हैं, वो आसानी से समझ में आने लगेंगी। तो आज देखते हैं पहली न्यूज़ क्या थी 1 सितंबर में कि आप लोग सभी जानते हैं कि अमेरिका भारत पर टैरिफ लगा ही रहा है। ये तो आप लोग न्यूज़ में पढ़ ही रहे होंगे कि अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगा दिया भारत पर। तो अब भारत का रिएक्शन क्या होगा? ये भारत में जो छोटे-छोटे एमएसएमई हैं, ठीक है? उनका क्या होगा? तो उसी संदर्भ में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है जो हमारा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने उसने एक कार्य योजना बनाई है, जिससे अमेरिका द्वारा बढ़ाए गए टैरिफ का समाधान हो सकेगा। अब ये कार्य योजना क्यों बनाई है? क्या करेंगे इसका? ये कैसे प्रभावी होगा? तो कई सारे जो हमारी एमएसएमई हैं, एमएसएमई तो आप लोग पढ़ते ही होंगे, ठीक है? तो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेज़ तो ये एमएसएमईज़ जो है, इन पे जो है अमेरिका के जो 50% टैरिफ है, उसका प्रभाव इन एमएसएमई पर ही पड़ेगा ज़्यादातर। क्यों पड़ेगा? क्योंकि ये एक्सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। किसको? अमेरिका को। तो ये ध्यान रखना कि इस एमएसएमई को ही ध्यान में रख कर के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कार्य योजना लेकर आए। तो करेंगे क्या इस पे? इससे अमेरिका का जो टैरिफ है, जो भारत पर प्रभाव डाल रहा है, उसका हम समाधान खोजेंगे कि कैसे हम इस एमएसएमई को बचा सकते हैं। तो इसमें इस कार्य योजना में क्या करना है कि अल्पकालिक यानी कुछ समय के लिए, मध्यम यानी कुछ और समय के लिए और दीर्घकालिक समाधान शामिल है। मतलब जैसे समाधान एक तरीके से खोजना है। तो अब हमें पढ़ना क्या है यूपीएससी के लिए? तो यूपीएससी के लिए ध्यान रखना कि जो अमेरिकी टैरिफ लगे हैं, अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए हैं, उसका प्रभाव क्या होगा? किस-किस क्षेत्र में उसका प्रभाव पड़ेगा? तो एक तो पड़ेगा ज्वेलरी वाले क्षेत्र में, ठीक है? क्यों? क्यों पड़ेगा? क्योंकि अमेरिका भारत के हीरे और गहनों का सबसे बड़ा खरीदार है। ये ध्यान रखना कि अमेरिका जो है भारत से गहने और हीरे बहुत खरीदता है। अब 50% टैरिफ के कारण सूरत जैसे क्लस्टर में एमएसएमई का ऑर्डर कैंसल होने और उत्पादन घटने की आशंका है। अब जब 50% टैरिफ लग जाएगा तो सीधा-सीधा है कि जैसे मान लो कोई चीज़ जो है ₹100 की थी, अब ₹100 की कोई चीज़ है उसमें 50% अगर टैरिफ लगा दोगे तो ये चीज़ कितनी की हो जाएगी? 150 की। अब मान लीजिए अमेरिका में कोई आभूषण या कोई हीरा जो है भारत से आयात किया जाता था पहले, तो वो मान लीजिए कुछ परसेंट था तो वो 105 या ₹110 तक का पड़ जाता होगा। अब टैरिफ के बाद वो 150 का पड़ेगा तो जो स्थानीय वहाँ के हीरे या अन्य व्यापारी होंगे उनके सामान आसानी से बिक जाएँगे। हमारे क्या हो जाएँगे? महँगे हो जाएँगे तो लोग खरीदेंगे नहीं, स्वाभाविक सी बात है। दूसरा जो प्रभावित क्षेत्र होगा टेक्सटाइल और लेदर होगा। ये भी ध्यान रखना कि इन क्षेत्रों में छोटे उद्यमियों की हिस्सेदारी ज़्यादा है, टैरिफ से उनकी प्रतिस्पर्धा घट सकेगी। तो ये जब घटेगी तो इसका प्रभाव भी एमएसएमई जो भारत में है,
उसका प्रभाव यही पड़ेगा एमएसएमई पर। तो इसके लिए भी कार्य योजना वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय लेकर आया है। सी फूड इंडस्ट्री हमारी भारत की बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ से हम जो है अमेरिका को बहुत सारा निर्यात करते हैं। सी फूड क्या होता है? जैसे भारत के समुद्री उत्पाद अब अमेरिका में इक्वाडोर जैसा, इक्वाडोर जानते होगे आप, दक्षिण अमेरिका का एक देश है इक्वाडोर। वहाँ के देशों से मुकाबले में पिछड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ टैरिफ सिर्फ 15% है और भारत में कितना पड़ गया है? 50% टैरिफ। तो हमारा जो सी फूड है वो महंगा हो जाएगा अमेरिका में, तो वहाँ भी हम पिछड़ सकते हैं। चौथा जो से क्षेत्र है वो केमिकल एवं ऑटो कंपोनेंट्स का है। तो ये जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों को कम टैरिफ मिल रहा है, मतलब वहाँ पे टैरिफ अमेरिका ने कम लगाया है, जिससे भारत की कंपनियों को नुकसान होगा। तो ये प्रभावित क्षेत्र है, तो अब भारत करेगा क्या? तो ये इस तरह से पढ़ना है कि हमारा जो है जीएस का, एक तो ये जीएस पेपर थर्ड में इकोनॉमी वाला पार्ट है, वहाँ कवर करेगा। दूसरा आईआर, आईआर जो सेकंड पेपर में है, जीएस जीएस सेकंड पेपर में जो आईआर है वो उसको कवर करेगा ये टॉपिक। तो ध्यान से पढ़ते समय ध्यान रखना है कि ये जो हम ये पढ़ रहे हैं टैरिफ, अमेरिका जो भारत पे टैरिफ लगा रहा है उसका प्रभाव क्या होगा, उस प्रभाव से हम कैसे अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। तो उसके लिए भारत ने क्या किया, ये देखो भारत की रणनीति क्या है। भारत ने अभी जो ब्रिटेन से एक जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, फ्री ट्रेड एफटीए किया है, किससे? ब्रिटेन से या यूरोपीय देशों से करना शुरू कर दिया। तो अब वो हमारे क्या होगा, हो जाएंगे विकल्प कि अमेरिका जो चीज़ हम भेजते थे अब हम वो यूरोप भेज देंगे। समझ पा रहे हो? तो हमें क्या खोजना, समाधान खोजना है, ताकि हमारे एमएससी सेक्टर में जो छोटे-छोटे उद्योग हैं वो खराब ना हो, उनको नुकसान ना हो। तो ये हमें ऑप्शन यानी विकल्प चूज़ करने पड़ेंगे। तो आर्थिक भाई हमने एमएस ये पढ़ा, अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया तो उसका प्रभाव कौन-कौन से क्षेत्र पड़ेगा, ये तो पढ़ लिया। 4 क्षेत्र आदमी हो सकते हैं, आप जब पढ़ोगे तो ये ध्यान रखना है। मैं ये इसलिए ये लेकर के आया हूँ कि आप समझ पाओ कि कैसे टैरिफ का प्रभाव पड़ेगा भारत पर। तो वो क्षेत्र ध्यान रखो। आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा? आर्थिक प्रभाव क्यों पड़ेगा? क्योंकि भारत के लगभग इतने लाख करोड़ के निर्यात पर असर पड़ेगा। क्योंकि भारत जो है अमेरिका को इतने लाख करोड़ का निर्यात करता था। अब जीडीपी में 0.3 से 0.5 की गिरावट आ सकती है। तो ये न्यूज़ है बहुत बड़ी। आप जो है इकोनॉमी से इसको जोड़ोगे तो ये वाला फिर एमएससी का सबसे ज़्यादा झटका लगेगा, क्योंकि ये कुल निर्यात का 45% हिस्सा है। तो निर्यात जो हम करते हैं उसमें एमएसएमई ही 45% निर्यात करता है। ठीक है? तो भारत की रणनीति ये, रणनीति में क्या-क्या करेंगे हम लोग कि ब्रिटेन और यूरोपीय देशों से नए व्यापार समझौते किए जाएँ, जैसे ब्रिटेन से अभी हमने किए हैं, और अमेरिकी बाज़ार पर निर्भरता कम करें। एक तो ये जो रणनीति हो सकती है, दूसरी क्या है, सरकार ने एमएसएमई को सपोर्ट देने और निर्यात को डाइवर्सिफ़ाई, डाइवर्सिफ़ाई का मतलब कि यहाँ हम जो चीज़ जो है निर्यात करते थे, अब उसको हम डाइवर्ट कर दें किसी और अन्य क्षेत्रों में, जैसे यूरोप और अन्य क्षेत्रों में, तो उनको डाइवर्सिफ़ाई करने की योजना बनाई है। वही जो कार्य योजना भी हमने बताया ना आपको, उसकी योजना बनाई है कि फार्मास्यूटिकल, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल जैसे क्षेत्रों में फिलहाल टैरिफ से छूट मिली है। मतलब इन क्षेत्रों में भी ऐसा कोई टैरिफ लगाया नहीं है, तो ये छूट गए हैं, तो इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करें तो हम अपने व्यापार को बढ़ा के अन्य जो व्यापार जो हमारा घाटे में जा रहा है उसको हम जो है स समान कर लेंगे। ठीक? तो ये ध्यान रखना है ये टैरिफ का प्रभाव था। देखिए, न्यूज़ जब पढ़ो तो ध्यान रखो कि क्या चीज़ हम पढ़ रहे हैं और उसका हमारे जीएस पेपर में क्या रोल होगा। तो ये न्यूज़ तो थी छोटी-सी, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने ये डिस्कशन किया। ठीक है? अगली जो न्यूज़ है वो शंघाई सहयोग संगठन की है। अभी आप लोग सब लोग पढ़ ही रहे होंगे कि शंघाई सहयोग संगठन जो है चाइना में हो रहा है। ठीक? तो इसकी बैठक हुई है 31 अगस्त को। कहाँ पे? चाइना के उत्तरी चीन के जो है, उत्तरी चीन में जो शहर है तियानजिन। मैंने अभी इसका मैप भी लगाया है, तो आप लोगों को क्या देखना है? लोकेशन। अब जैसे इस तरह की न्यूज़ आए तो पहले लोकेशन देखो कि ये लोकेशन है कहाँ? हो सकता है कि अगली बार कोई क्वेश्चन डाल दे एक कथन में कि इस बार का शंघाई सहयोग संगठन इस क्षेत्र में हुआ था। अब तुम्हें लोकेशन ही नहीं पता कि तियानजिन कहाँ पे है। तो ये लोकेशन देखना है सबसे पहले। दूसरा क्या करना है? भारत-चीन संबंध पढ़ना है आईआर के लिए। ध्यान रखना कि भारत-चीन संबंध जो है फिर से चर्चा में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि टैरिफ के कारण भारत और चीन संबंध जो है फिर से सुधरने पे आ गए। एक तो टैरिफ के कारण भी हुआ है और दूसरा जो है 4 साल बाद हमने जो है जो गहलवान वाला क्या कहते हैं, जो हमारा जो है बॉर्डर इश्यू थे उस पे हमने फिर से बात करना शुरू कर दिया है। तो भारत-चीन संबंध वहाँ भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो एक तो ये देखो लोकेशन समझो तियानजिन कहाँ पे है। चाइना का ये पूरा जो है क्षेत्र है। तियानजिन ये जो है आप देखोगे ये ईस्ट चाइना सी की तरफ। ईस्ट जो है ये तियानजिन शहर है यहाँ पे। ठीक?
और इधर ये साउथ चाइना सी है, तो लोकेशन हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई चीज़ पढ़ो तो उसकी लोकेशन ज़रूर लोकेट कर लो, ताकि अगली बार जब लोकेशन से कोई क्वेश्चन आए तो समझ में ना आए कि पता ही नहीं कहाँ से पूछ लिया। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि हमें ये ध्यान रखना है कि कहाँ से क्या पूछ रहे हैं हम। और इस बार का सम्मेलन का विषय क्या था? संघाई भावना को कायम रखना, एससीओ की गतिशीलता, ये जो है इसका पूरा जो है विषय रहा है, ठीक? और संघाई सहयोग एससीओ की जो है, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य भी हैं, तो 10 पूर्ण सदस्य, ये याद रखना कि 10 पूर्ण सदस्य हैं। ये भी पता होना चाहिए कौन-कौन से हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान, ये अभी नए सदस्य 2017 में बने थे। इसके बाद जो है आप देखोगे 2017 में ये सदस्य बने थे, भारत और पाकिस्तान पूर्ण सदस्य बने थे। किसके? एससीओ के। पहले 6 मेंबर थे। 2017 के बाद जो है 8 हो गए, और अभी 2023 और 24 में 2 सदस्य और बनाए गए। कौन-कौन से? ईरान और बेलारूस। ये ध्यान रखना कि एक तो ये यूरोपीय सदस्य है, बेलारूस। तो ये भी ध्यान रखना कि एक यूरोपीय सदस्य भी शामिल है। ईरान ये एशियाई देश है, भारत, पाकिस्तान एशियाई देश है। तो टोटल कितने देश इसके सदस्य एससीओ के? तो 10। तो इस ये चीज़ ध्यान रखना कि कितने सदस्य हैं एससीओ के। और कुछ पर्यवेक्षक शामिल होते हैं, आपको पता ही होगा कि हर संगठन में कुछ पर्यवेक्षक देश भी शामिल होते हैं। जैसे इस बार मालदीव शामिल हो गया, ठीक है? ये याद रखना है। और एससीओ का भारत पर प्रभाव क्या, मतलब एससीओ हम जो है ज्वाइन करते हैं तो भारत को इससे लाभ क्या होता है? अब मान लो मेंस में पेपर आ गया, क्वेश्चन आ गया कि भारत पर एससीओ का प्रभाव या एससीओ का लाभ, ये इस तरह से कोई क्वेश्चन बन जाए, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखो कि क्या है इसके लाभ। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि एससीओ का क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है भारत में, और एससीओ में जो चीज़ रणनीति बनाई जाती है उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सारी चीज़ें मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। अभी आपको न्यूज़ देखते समय ध्यान रखना है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो प्री में नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि हिंदी माध्यम में क्या हो रहा है कि प्री ही नहीं क्वालीफाई कर पा रहे हैं। तो प्री वाले क्वेश्चन जो है, जैसे 10 पूर्ण सदस्य हैं, कौन-कौन से याद रखो। तो 10 पूर्ण सदस्य अगर मैं कहूँ तो एक बार लिख देता हूँ आपको। 1 मिनट रुकिएगा, बताता हूँ आपको कौन-कौन सदस्य हैं। देखिए, एससीओ में 10 सदस्य हैं पूर्ण, 10 पूर्ण सदस्य। देखो पहला तो इंडिया ही है, ठीक? जो नए अभी बने इनको तो याद ही रखो, इंडिया, पाकिस्तान। अब ठीक, पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, बेलारूस, ये तो नए सदस्य हैं। पुराने सदस्य कौन-कौन से थे? चाइना, रूस, 6 सदस्य हो गए। इसके अलावा जो है उज़्बेकिस्तान, ये कुछ कजाकिस्तान है, ठीक है? ये 4 सदस्य जो ये मिडल एशिया के हैं। मिडल एशिया में 4 सदस्य हैं, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। तो इसको आप जो है 10 सदस्य पूरे देखना एक बार अच्छे से, कि एशिया में कौन-कौन से पूर्ण सदस्य हैं, ठीक है? तो ये प्री में क्या होगा कि कोई एक कथन रख देगा कि इनमें से कौन-सा एससीओ का संगठन या एससीओ का जो है पूर्ण सदस्य नहीं है। तो अगर वो कथन आ गया तो आप जो हो सकता है कन्फ्यूज़ हो। तो ये जो मिडिल एशिया वाले देश है, जो कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह वाले देश हैं, इनको ध्यान से पढ़ना कि कौन से एससीओ के हैं, स पूर्ण सदस्य हैं, कौन-सा नहीं, उसमें से एक नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि मुझे भी कन्फ्यूज़न कर देता है, तो आप ध्यान से पढ़ोगे तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, ठीक? अब अगली न्यूज़ में आते हैं हम लोग। ये तो हो गया एससीओ के बारे में कि एससीओ का जो वो चल रहा है, ये ये न्यूज़ थी। शंघाई सहयोग संगठन की जो बैठक हुई है, कहाँ पे हुई है? तियानजिन में। तियानजिन कहाँ पे है? चीन का जो है एक शहर है, उत्तरी चीन का। इसकी लोकेशन हम लोगों ने देख ही ली है। और एससीओ का क्या प्रभाव होगा, क्या होगा, वो तो मैं अलग वीडियो में बता दूँगा आपको। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी अब जो है अगली जो न्यूज़ है तीसरी, वो देखते हैं। छोटे बादल फटने की घटनाएँ बढ़ रही है। आईएमडी ने अभी जो एक सूचना में बोला है कि छोटे जो बादल होते हैं ना, वो फट रहे हैं। तो अब इसको हम क्यों लेकर के आए हैं? हमें क्या करना है? मानसून साइज़ पढ़ना है। तो मानसून क्यों पढ़ना है? कि भारत की जलवायु का सबसे बड़ा निर्धारक ही है भारतीय मानसून। ये ध्यान रखना कि भारतीय मानसून से हमारे जो है एग्रीकल्चर, पूरी अर्थव्यवस्था आधी से ज़्यादा जो है मानसून पे ही डिपेंड करती है। इसलिए मानसून बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है पढ़ना। तो भारतीय मानसून भूगोल का चैप्टर आप जाओगे, उसमें आप पढ़ो जा कर के अच्छे से।
भारतीय मानसून में क्या-क्या है, कैसे आता है, फिर इसके जो है भाई अगर ये भारत का जो देखोगे ये वाला एरिया, तो यहाँ से आता है ना, तो ये दक्षिण-पश्चिम मानसून, फिर लौटता हुआ मानसून, तो उत्तर-पूर्व में इनका प्रभाव क्या होगा, कहाँ का बारिश से बाढ़ और फ्लड जैसी समस्या। इस बार देखो जैसे जम्मू और कश्मीर में बाढ़ आ गई। अब जम्मू एंड कश्मीर में अगर बाढ़ आ रही है तो इसका मतलब जो है मानसून की वजह से आई है ना, तो मानसून पड़ना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जल्दी बारिश इतनी होती नहीं कि बाढ़ आ जाए। ज़्यादातर प्रभाव ये तो उत्तराखंड में होगा, या उत्तर पूर्वी क्षेत्र या बिहार ऐसे राज्यों में होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी बाढ़ आ रही है, तो आपदा के नए-नए जो है क्षेत्र आ रहे हैं। तो आपको जो है मानसून पढ़ना और उसका प्रभाव, उसके नुकसान, उसके फ़ायदे, ये सारी चीज़ पढ़नी है, ठीक है? और भारतीय मानसून पे क्या-क्या डिपेंड करता है, जैसे कृषि हो गया, ठीक? अर्थव्यवस्था है, जल संसाधन, ग्रामीण जीवन पर इसका सीधा असर होता है किसका? मानसून का। तो मानसून ज़रूर पढ़ो जा कर के, और ये छोटे बादल कैसे फटते हैं, ये भी देखना कैसे फटते हैं, ठीक है? मेरा मेन उद्देश्य था इस न्यूज़ को लेने का कि भारतीय मानसून आपका विषय का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप ज़रूर इसको पढ़ो। फर्स्ट पेपर में आता है ये जीएस में, जीएस 1 में, ठीक है? तो ये अगर आप रिलेट कर पाओगे तो ये आसानी से ये टॉपिक कवर हो जाएगा। चौथी न्यूज़ हमारी जो थी वो मराठा आरक्षण फिर से चर्चा में आ गया है। तो ये इसलिए मैंने ये लिया कि मराठा आरक्षण क्यों चर्चा में है, तो ये पहले तो ये समझो कि जीएस पेपर 2 है जो, उसमें है सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस, ठीक है? तो उसका प्रश्न यहाँ बन सकता है सामाजिक न्याय का। तो मराठा आरक्षण फिर से चर्चा में आ गया, तो ये क्यों चर्चा में है, इसका क्या है? तो ये सब चीज़ें सोशल जस्टिस में एक प्रश्न बन सकता है। लेकिन हमको समझना क्या है प्री के उद्देश्य से, कि जो मराठा समुदाय है, वो कुणबी समुदाय का ही एक उप-समुदाय कह सकते हो या उपजाति कह सकते हो। ये कुणबी समुदाय कौन होते हैं? ये कृषक समुदाय होते हैं। ध्यान रखना, कुणबी समुदाय का ही ये जो मराठा है ना, मराठा, क्योंकि मराठा में कई जातियाँ आती हैं। क्षत्रिय भी हैं, जैसे देशमुख, भोसले, ये सारी जातियाँ भी हैं। और मराठा का एक अन्य समुदाय भी है, कुणबी। ठीक है? कुणबी क्या है? कृषक समुदाय है ये, यानी कृषि क्षेत्र में लगे हुए। तो इनको ओबीसी के तहत जो है अ, आरक्षण का लाभ मिलता है, लेकिन क्षत्रिय या मराठा के अन्य जो है उनको लाभ नहीं मिल रहा। तो मराठा आरक्षण फिर से मुद्दा बन गया, क्यों? क्योंकि मराठा के अन्य जो लोग हैं, जैसे देशमुख, भोसले, ये लोग चाहते हैं कि हमको भी कुछ परसेंट आरक्षण दिया जाए, मराठा आरक्षण। तो वो फिर से अभी चर्चा में आ गया, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। बाकी आपको समझना क्या है, अगर आ जाए कि कुणबी समुदाय क्या है, ये कुणबी चर्चा में रहा था, ये क्या है? तो एक तो ये जाति कृषक समुदाय है, जो कृषक कृषक समुदाय है, ठीक है? और ये जो है कुणबी समुदाय का ही उपजाति जो मराठा है, ठीक? और मराठा आपको पता ही है, एक क्षत्रिय है और दूसरा कुणबी। क्षत्रिय में जैसे देशमुख, भोसले आते हैं, कुणबी में अन्य जातियाँ आती हैं। तो ये मराठा काफ़ी चर्चा में आ गया है, तो आप एक बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा। सामाजिक न्याय से प्रश्न बन सकता है, मैं बताऊँगा कैसे बनेगा। अभी ये आज शुरुआत है, तो चीज़ें बिल्कुल एक साथ नहीं दे सकते कि हर चीज़ एक बार में दे दें। तो आप धीरे-धीरे पढ़ते रहिए, मैं नई-नई चीज़ें आपको बताता रहूँगा। अगली न्यूज़ में चलते हैं। देखिए 5वीं न्यूज़ थी, तेलंगाना विधानसभा ने स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 42% आरक्षण वाला विधेयक पारित किया है। अब ये मतलब देखोगे तो आपको लगेगा ये राजनीतिक न्यूज़ है, लेकिन हमको काम की चीज़ इससे निकालनी है। क्या निकालनी है? कि जो स्थानीय चुनाव होते हैं, स्थानीय निकाय होते हैं या चुनाव कह सकते हो, स्थानीय निकाय, तो उस पर पूर्ण अधिकार जो होता है ना, स्थानीय निकाय के बारे में कुछ भी उम, कह सकते हो, स्थानीय निकाय में जो भी चीज़ें लानी हो उस राज्य सरकार पे ही डिपेंड करे। कुल मिला के राज्य सरकार के नियंत्रण में होती है। इसके चुनाव प्रक्रिया, इसका कुछ भी आरक्षण में बदलाव करना। तो इस संदर्भ में तेलंगाना विधानसभा ने क्या किया कि जो 27% आरक्षण मिलता था ना ओबीसी को, किस संदर्भ में? निकाय चुनाव में, तो उसको कर दिया है अब इन्होंने क्या, 42%, कि 42% हम आरक्षण ओबीसी को देंगे, निकाय चुनाव में। ठीक है? तो ये पहला ऐसा राज्य है जो मतलब 27% से ज़्यादा जो आरक्षण देगा, किनको? ओबीसी को। तो ध्यान रखना कि तेलंगाना ने अभी उन्होंने जाति जनगणना कराई थी अपनी, तो उसके थ्रू ये इन्होंने ऐसा काम किया है कि इन्होंने एक विधेयक पारित कर दिया कि निकाय चुनाव में 42% जो है आरक्षण ओबीसी वर्ग को देंगे। ठीक?
तो ये एक मुद्दा था, ये पहला राज्य बन गया पहली बात तो। अब इसका जो है अन्य राज्यों पर या भारतीय राज्य जितने हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? हो सकता है अन्य राज्य भी ऐसा करना शुरू कर दे, या अन्य जो है समुदाय या ओबीसी वर्ग है जो, वो तेलंगाना के इस मॉडल को लेकर के मांग शुरू कर दे। तो इस तरह की न्यूज़ आप ध्यान रखो कि क्यों आई है। अब इसमें जो है तेलंगाना ने क्या-क्या निर्णय लिया है, और स्थानीय निकाय में जो 243 हमारा अनुच्छेद है, उसमें कई सारे स्थानीय निकायों के बारे में जानकारी दी गई, तो वो आप पढ़ो जा करके, क्योंकि हमारे विषय में स्थानीय निकाय से सीधा प्रश्न आते हैं। स्थानीय निकाय के जो चुनाव कैसे होते हैं, उनकी जो है पूरी प्रक्रिया क्या है चुनाव की, उसमें राज्य सरकार की क्या भूमिका है, केंद्र सरकार की क्या भूमिका है। ये पंचायती राज पढ़ते हैं ना हम लोग, वो पूरा जो है इसको आप जो है एक बार ज़रूर पॉलिटी में जाके कवर कर लेना, ठीक है? जब भी देखो न्यूज़ आए तो ये ना देखो कि कल न्यूज़ देख लिया, अब ये न्यूज़ जो है आपके टॉपिक कवर करेगा। जैसे अभी ये है तो राजनीतिक न्यूज़, लेकिन हमें काम की क्या चीज़ निकालनी है, स्थानीय निकाय यानी पंचायती राज व्यवस्था कैसे काम करती है। और ये जो 27% आरक्षण था इसको हमने से जो है 42% कर दिया है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? ठीक है? अन्य राज्यों की माँगें ना बढ़ जाएँ, इस तरह की जो है प्रश्न आपके मन में आने चाहिए, ठीक है? अगली न्यूज़ जो है, ये देखिए छोटी न्यूज़ थी, ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं, मुझे बताना था कि स्थानीय निकाय चुनाव कैसे होते हैं, पंचायती राज व्यवस्था कैसे काम करती है, तो ये सब चीज़ें पॉलिटी में रिलेट कर जाएँगी। तो हो सकता है कोई उदाहरण अगर आ जाए तो आप ये उदाहरण दे सकते हो कि तेलंगाना सरकार ने अभी 42% आरक्षण ओबीसी के लिए दिया है, ठीक है? वो ऐसा कुछ उदाहरण बन सकेगा जो आप जो है लिख सकते हो मेंस में, ठीक? आगे चलते हैं, जो छठवीं न्यूज़ है, भारत-जापान का 15वां वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ है। कहाँ पे हुआ है? जापान में। अभी मोदी जी गए थे ना, मतलब जो एससीओ की बैठक हुई उससे पहले मोदी जी जापान गए थे। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तो वहाँ पे एक तो देखो, अमेरिका की वजह से बहुत सारे हमारे संबंध फिर से ठीक करने पड़ रहे हैं। ठीक तो थे ही, मतलब उसमें बिज़नेस का, उसमें आर्थिक चीज़ों का भी समावेशन किया जा रहा है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि हम जो है अपने विकल्प ढूँढ सकें। क्योंकि टैरिफ की वजह से हम अमेरिका में जो सामान बेचते थे, वो अब हमको विकल्प के रूप में जापान हो गया, या यूरोप के कोई देश हो गए, चाइना जैसा क्षेत्र हो गया, तो यहाँ पे हमको विकल्प ढूँढने पड़ेंगे। क्यों ढूँढने पड़ेंगे? क्योंकि हमारा एमएसएमई जो है सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर उनको हम बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। नहीं तो अगर ऐसा नहीं करें तो ये 50% जो टैरिफ है ना, इसकी वजह से बहुत सारे एमएसएमई जो उद्योग है वो खत्म हो जाएँगे। तो जापान गए मोदी जी, तो वहाँ क्या किया, 2035 का विज़न स्टेटमेंट जारी किया गया कि 2035 तक हम क्या-क्या करेंगे। तो उसमें देखो आर्थिक सुरक्षा शामिल था। आर्थिक सुरक्षा आ गया ना, कि हमने जो टैरिफ की वज़ह से बहुत सारे आर्थिक मुद्दे ऐसे आ गए जिस पे हम लोग जो है अब कल अमेरिका को जो सामान बेचते, क्योंकि अमेरिका से हम लोग क्या कहते थे, अमेरिका जो है, अमेरिका को जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें हम लोग जो लाभ में हैं, यानी हम लोग डेफ़िसिट में नहीं थे, किसके साथ? अमेरिका के साथ। तो अब अमेरिकन ने जो है इतने सारे टैरिफ लगा दिए हैं, तो हो सकता है कि हमारे बहुत सारे सामान जो है महँगे हो जाएँगे। तो अब जो हमको लाभ मिलता था, अब वो लाभ नहीं मिलेगा। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? हमको विकल्प ढूँढना पड़ेगा। तो यानी हमारी जो आर्थिक सुरक्षा पहले थी, वो अब जो है कम हो गई। तो आर्थिक सुरक्षा वाला मुद्दा यहाँ जुड़ेगा, कहाँ पे? जापान वाले संबंध में। गतिशीलता जुड़ेगी, आर्थिक गतिशीलता, क्या कैसे हम आगे संबंध को और बढ़ा सकते हैं आर्थिक क्षेत्र में। हरित प्रौद्योगिकी संक्रमण जैसे मुद्दे भी जुड़ेंगे। तो ऐसे 8 क्षेत्र थे जिस पे बातचीत हुई है। देखिए, ये सब चीज़ें करनी नहीं, ये केवल उदाहरण, जैसे मान लो मेंस होता, अगर मान लो, अगर अगले 2 महीने में मेंस होता, तो ये उदाहरण हमारे काम का होता। लेकिन फिर भी हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि अभी मेंस हुआ जैसे, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जहाँ पे ये उदाहरण दे सकते थे, कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने ऐसा काम जापान के साथ किया कि उन्होंने सहयोग के 8 क्षेत्रों में काम करने का अ, एक तरह की शुरुआत करी, ताकि हमारे एमएसएमई को बचाया जा सके। तो ये सब चीज़ें आएँगी आपकी, ठीक है? इसके अलावा क्या किया जापान के साथ हम लोगों ने? जापान तकनीकी का उपयोग करके हम लोग सेमीकंडक्टर का निर्माण करेंगे। अब सेमीकंडक्टर आप जान रहे होंगे, बहुत ज़्यादा पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो है ये चर्चा वाला जो है विषय बना हुआ है सेमीकंडक्टर। क्यों? क्योंकि चीन और ताइवान जैसे क्षेत्र इस पे अपनी पकड़ बनाए हुए हैं सेमीकंडक्टर पर। लेकिन अब भारत ने भी एक जो है सेमीकंडक्टर को अपने उद्देश्य बना लिया कि हम जल्दी सेमीकंडक्टर पर आत्मनिर्भर हो जाएँगे। तो उसी संदर्भ में जापान से तकनीकी का उपयोग करेंगे सेमीकंडक्टर के निर्माण में। तो ये चर्चा में काफ़ी था, ठीक? फिर दुर्लभ पृथ्वी चुंबक, ये आप जो है ज़रूर पढ़ना कि दुर्लभ पृथ्वी चुंबक जो है सबसे ज़्यादा देखो चीन में होता है, और ये ज़्यादातर ऑटोमोबाइल क्षेत्र यानी कार वगैरह बनाने में, जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, दुर्लभ पृथ्वी चुंबक, ठीक है?
तो उस पर चीन द्वारा प्रतिबंध ऑलरेडी लगाया, तो भारत जो क्या करेगा, जापान जैसे क्षेत्रों से तकनीकी लेगा ताकि वो हमारे लिए क्षेत्र खोले कि हम वहाँ कार या कोई अन्य चीज़ें बना सकें और वहाँ भेज सकें, निर्यात कर सकें। तो दुर्लभ पृथ्वी चुंबक भी जापान जैसे क्षेत्रों से हम ले सकते हैं। तो ये ज़्यादा प्रतिबंध की वजह से काफ़ी चर्चा में था, क्योंकि चीन ने प्रतिबंध लगा रखा है किस पे? दुर्लभ पृथ्वी, क्योंकि वही उसी के पास ये ज़्यादातर है। ये मिट्टी से निकलता है, ध्यान रखना कि मिट्टी से ये सत्व पाए जाते हैं, और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था। एक और विषय लेते हैं हम लोग, लास्ट है। एक बहुत ज़्यादा मतलब ये प्री का आप समझ सकते हो कि प्री में आ सकता है। एनजीओ एजुकेट गर्ल्स एक जो है एनजीओ था, उसको इस बार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार आपको पता ही होगा, एशिया में जो भी अच्छा काम करेगा अपने क्षेत्र में उसको मिल सकता है। तो एशिया के व्यक्तियों या संस्थानों को दिया जाता है अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए, ठीक? ये सिंपल सा था। तो एजुकेटेड गर्ल्स को ये पुरस्कार शिक्षा के लिए, विशेषकर लड़कियों की शिक्षा सुधार के लिए दिया गया है। अब देखो, एक अगर मेंस में उदाहरण लिखना पड़ गया तो ये आप उदाहरण बहुत अच्छे से लिख सकते हो। किसके लिए? महिलाओं की स्थिति सुधारने पे, या महिलाओं में शिक्षा व्यवस्था की बढ़ती भागीदारी को लेकर के उदाहरण अच्छे से लिखा जा सकता है कि एजुकेटेड गर्ल्स ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है किस क्षेत्र में, कि जो महिलाएं होती है ना उनको स्कूल तक ले जाने में, और उनको हायर स्कूल तक या हायर एजुकेशन तक पढ़ाने के लिए ऐसा काम इन्होंने किया है। तो इस एनजीओ को जो है मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, तो ये याद रखना। बाकी दोस्तों देखिए, कुछ चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे मैंने बताने में ऊपर नीचे कर दिया, तो आप जो है थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। मैं धीरे-धीरे सारी चीज़ें बताऊँगा। आज ये पहला दिन था और ये मेरी पहली क्लास है, क्योंकि सर जो है ऑलरेडी आपको मेंस वगैरह बता ही रहे हैं, ठीक है? मेंस के क्वेश्चन करा ही रहे हैं। तो मेरा पहला सेशन था, तो थोड़ा हो सकता है ऊपर-नीचे हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपको चीज़ें आसानी से मिलती रहे। थोड़ा धैर्य रखेंगे तो आपको सारी चीज़ें पीटी के लिए आसानी से मिल जाएगी। हिंदी माध्यम वाले इसलिए थोड़ा-सा ध्यान रखें, क्योंकि हिंदी माध्यम वालों को एक समस्या ये है कि वो एक जगह टिकते नहीं हैं। अब जैसे मैं ये न्यूज़ बताया, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल देंगे, अरे अब ये तो नया है, इसको नहीं आता। तो थोड़ा धैर्य रखोगे तो आपको बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें मिलेंगी। आज ये पहला दिन था, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऊपर-नीचे हो। बाकी बताइएगा कमेंट करके, ख़ास करके जो है कि हम लोगों ने करंट पे कैसा काम शुरू किया है। फिर हम लोग देखते हैं कुछ नई चीज़ें करके, कि कोई कमी रह जाएगी तो उसको हम जो है पूरा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।